गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने लास्ट क्लास में हमने भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 2 के क्लॉज 1 से लेकर 23 तक स्टडी किए थे और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लॉज 24 से लेकर 39 तक स्टडी करेंगे। और इनमें जो इम्पोर्टेंट क्लॉज हैं वो एक तो आपका ऑफेंस है और एक आपका जो है लोक सेवक है कि लोक सेवक जो है किस किस कैटेगरी में आता है, उसे आज हम डीपली पढ़ते हुए अपनी ये सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2, उसका क्लोज 24 से 39। तो इसमें जो पहला जो 24 है, 24 जो है वो ऑफेंस को डिफाइन किया गया है बहुत ज्यादा डीप में जाकर, लेकिन ये सेक्शन जो है ऑफेंस की ये काफी जो है बड़ी है, इसलिए इसमें स्टूडेंट थोड़ा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए मैंने पहले वाले पार्ट में ऑफेंस को जो है नहीं पढ़ाया था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आज हम इसे ऑफेंस को पढ़ेंगे। तो ये है अपराध। क्लोज नंबर 24 सेक्शन 2 का अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। इस सेक्शन को ऐसे समझते हैं कि ये वाला पार्ट जो है हम अभी रख देते हैं सेट साइड, अलग रख देते हैं और अब हम पढ़ते हैं अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। इस संहिता मतलब भारतीय न्याय संहिता में जो भी दंडनीय बात है वो जो है अपराध की श्रेणी में आता है। ये जो पार्ट अब हमने छोड़ा है उपखंड का और उपखंड खा, जो कि ये नीचे आपको इस सेक्शन में दिया गया है, उपखंड का और उपखंड खा। अब इसमें जो है सबसे पहले अध्याय 3 आ गया जो कि आपका बीएनएस का जर्नल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद है। अब इसे एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर इसे डिफाइन करते हैं। अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61, धारा 119, धारा 120, धारा 123, धारा 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, धारा 230, धारा 231, धारा 240, धारा 248, धारा 250, धारा 251, धारा 259, धारा 260, धारा 261, धारा 262, धारा 263, धारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष या स्थानीय, यह आ गया आपका स्पेशल लॉज
और ये आ गया आपका लोकल लॉज के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। अब बात करते हैं अध्याय 3 की। अध्याय 3 जनरल एक्सेप्शन में कुछ प्रावधान है जिसमें कोई बात अपराध नहीं है। एक एग्जाम्पल उठाकर जनरल एक्सेप्शन का मैं आपको बता रहा हूं। अध्याय 3 बीएनएस का जो है आपका सामान्य अपवाद। कोई बात अपराध नहीं है। कंडीशन नंबर 1, यदि वह अपराध 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाए। नंबर 2, यदि वह अपराध किसी पागल व्यक्ति द्वारा किया जाए। नंबर 3, यदि वह अपराध किसी नशे से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा किया जाए, बशर्ते वह नशा उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे दिया गया हो। एक 7 वर्ष से कम आयु का बालक है और वो क्या करता है कि वो कोई पिस्टल रखी है, उसने उसे चला दिया और उससे निकलने वाली गोली से किसी की डेथ हो गई। तो ये एक्ट, हत्या तो हुई, बंदा तो मरा उस गोली से, लेकिन हमारा चैप्टर 3 क्या प्रोविजन करता है, जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपवाद, कि अगर 7 साल से कम आयु का बालक कोई अपराध कर दे तो वो माफ है। मतलब आपराधिक कृत्य होने के बाद भी उस बालक पर उस कृत्य के लिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अप्लाई नहीं की जा सकती। उसे अपराध की कैटेगरी से बाहर रखा गया है 7 वर्ष से कम आयु के बालक को। अब अगर कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति द्वारा कोई पत्थर उठाकर किसी को इतनी बार मारा गया कि वो मर गया, सामान्य अपवाद क्या कहते हैं, जनरल एक्सेप्शन, कि अगर किसी पागल व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस पर भी क्रिमिनल ट्रायल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग अप्लाई नहीं की जा सकती क्योंकि वो पागल है और जनरल एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग पागल पर किसी तरीके का अपराध बनता नहीं। और तीसरा, कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो नशे से ग्रस्त है, बशर्ते वो नशा जो है उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे जो है दिया गया हो और उस नशे के हालत में वो कोई अपराध कर देता है तो जो है
जनरल एक्सेप्शन प्रोविजन करती है कि उसे भी अपराध की कैटेगरी में आप इंक्लूड नहीं कर सकते अगर वो नशे की हालत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो अगर ये ही कंडीशन, अब हम वापसी अपनी बीएनएस पर आ जाते हैं। अब अगर ये माना जाए कि जितने भी अपराध हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जितने टाइप के अपराध हैं, क्या उन सभी अपराधों को भारतीय न्याय संहिता कवर करती है? नहीं करती। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग विधियां भी बनाई गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अगर क्राइटेरिया में लें तो यहाँ पर गोवध अधिनियम भी लागू है, यूपी गैंगस्टर एक्ट भी लागू है, जो कि यहाँ के लोकल लॉज हैं। कुछ स्पेशल एक्ट का भी बनाए गए हैं यूपी के लिए। तो क्या जितनी भी बीएनएस को छोड़कर जो विधियां बनाई गई हैं और ऑफेंस के लिए, क्या वहां पर जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर जो है, सामान्य अपवाद का जो चैप्टर है, क्या वो उन विधियों में इंक्लूड किया गया है? नहीं किया गया। अब अगर कोई 7 साल का बच्चा किसी नाबालिग के साथ कोई ऐसा कृत्य कर दे जो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग अपराध है, लेकिन वहां पर पॉक्सो एक्ट में तो अपराध है वो, लेकिन क्या पॉक्सो एक्ट में जनरल एक्सेप्शन का कोई चैप्टर इंक्लूड किया गया है जहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती हो कि इन कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराध ही नहीं माना जा सकता? पॉक्सो एक्ट में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन जनरल एक्सेप्शन क्या प्रोविजन कर रहे हैं कि 7 साल से नीचे का अगर बच्चा अपराध करता है तो उसे अपराध ही नहीं माना जाएगा। तो इनके लॉ मेकर का जो कहने का पर्पस ये है इस धारा में कि ये जो आपके जितने सेक्शन हैं और आपकी विशेष विधि है, स्थानीय विधि है, अगर कोई अपराध इन धाराओं या इन विशेष विधि या स्थानीय विधि के अंतर्गत किया जा रहा है तो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर वहां पर तो मेंशन है नहीं, ना विशेष विधि में है ना स्थानीय विधि में है। तो जनरल एक्सेप्शन में जो प्रोविजन दिए गए हैं 3 टाइप के, ये इसका बेनिफिट बंदा लेगा कहां से? जो 7 साल का बच्चा पॉक्सो एक्ट का अपराध कर रहा है, 7 साल से नीचे की आयु का, तो वो ये वाले बेनिफिट कैसे लेगा? तो वो ये बेनिफिट लेगा यहां पर जाकर, ये जो इन्होंने बीएनएस के क्लोज 24 में ये जो अध्याय 3 ऐड किया है, ये सेक्शंस ऐड किए हैं, ये आपके स्पेशल लॉज, लोकल लॉज ऐड किए हैं, ये इसी पर्पस से ऐड किए हैं कि अगर कोई भी इन 3 कंडीशन से का वो लेना चाहता है बेनिफिट, तो ये यहां पर आकर जो है वो बेनिफिट लेगा। 7 साल से कम आयु का बालक हो, पागल हो या नशे में हो, वो अगर इन विशेष विधि, स्थानीय विधि या इन धाराओं से संबंधित कोई भी अपराध करेगा तो वो बेनिफिट लेगा आपका यहां पर आकर बीएनएस में कि भाई 7 साल से नीचे के पर्सन ने अपराध किया है इसलिए कोई अपराध जो है नहीं बनता। तो इसका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि बात जो है वो अपराध तो है, अपराध तो है, इन धाराओं में कही गई बात अपराध तो है, लेकिन अगर उनमें वो कंडीशन बनती है जनरल एक्सेप्शन वाली, तो वो यहां पर आकर जो है इनमें बेनिफिट लेगा और अपना बचाव करेगा। अब जो है इसका खंड खा देखते हैं। खंड खा क्या कहता है इसका? खंड खा कहता है धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, धारा 253, धारा 329 की उपधारा 1 में अपराध
शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक की अवधि के कारावास से, चाहे वे जुर्माने सहित हो या रहित, दंडनीय है। इस खंड को समझने के लिए खा वाले उपखंड को हम 189 सेक्शन 1 क्लोज सी पढ़ेंगे। और जब हम 189 का क्लोज 1 का सब क्लोज सी पढ़ते हैं तब ये क्या कहलाता है? अनलॉफुल असेंबली। 5 या 5 से अधिक पांच या 5 से अधिक पर्सन द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कोई अपराध कारित करना, अनलॉफुल असेंबली। तो इसका जब हम सी देखेंगे तो वहां पर जो है आप जब भी देखना, और जब ये इस वीडियो के इस पार्ट पर पहुंचो जहां पर मैं ये पढ़ा रहा हूं, तो आप 189 सेक्शन जो है बीएनएस की, उसकी 1 और 1 का सी जरूर देखना। उसमें जो है बेयर एक्ट मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूं। 189 का सी, किसी रिश्ती या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, और ये अध्याय 11 में है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में विधि विरुद्ध जमाब। तो इसका जो 189 का 1 का सी है, इसमें जो अन्य अपराध है वो अन्य अपराध किससे रिलेट किया गया है, इसे मैं लिख देता हूं तो आप लोगों को और इजी होगा। इसका जो 189 का सी है, 1 का सी, किसी रिश्ती या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना, ये इसका जो है क्लोज जो है सी है। धारा 189 की उपधारा 1 और ये सेक्शंस आ गई। अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक 6 मंथ प्लस की अवधि के कारावास से, चाहे वो जुर्माने सहित हो या रहित हो। 5 लोगों की अनलॉफुल असेंबली अपने किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक्शन लेती है, एक्ट करती है, कोई आपराधिक एक्ट। अब होता क्या है कि वो अपराध करते करते कोई इस टाइप का अपराध कर देती है जो कि आपकी विशेष विधि में फॉल हो रहा है या स्थानीय विधि में फॉल हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो अन्य अपराध है, अन्य अपराध का करना, ये अन्य अपराध आपका लिंक होगा एक तो स्थानीय विधि से और दूसरा होगा आपका विशेष विधि से। इन
विशेष विधि और स्थानीय विधि के संदर्भ में कहा गया है अन्य अपराध का करना। अन्य अपराध का मतलब यह है कि या तो विशेष विधि के अंतर्गत कोई अपराध किया है या स्थानीय विधि के अंतर्गत कोई अपराध किया है। तो वह एक्ट जो है वो अपराध कब कहलाएगा? जब विशेष विधि और स्थानीय विधि में किया गया अपराध की जो दंड है वो 6 माह या उससे अधिक के कारावास है। 6 माह से नीचे अगर कोई अपराध होता है तो वो इस सब क्लोज के अकॉर्डिंग अपराध नहीं माना जाएगा। जिस अपराध के लिए 6 माह या उससे अधिक का कारावास है वो ही इस सब क्लोज के अकॉर्डिंग जो है अपराध माना जाएगा। बस इसके कहने का मतलब यह है। इसे जब आप पढ़ोगे तो ये जो है बस इससे जो है विशेष विधि और स्थानीय विधि से कनेक्ट करना है और जो है ये चीज जो है 6 मास या उससे अधिक की अवधि वाला अपराध की श्रेणी में आएगा। और 6 माह तक की जिसमें सजा होगी विशेष विधि या स्थानीय विधि की किसी अपराध में, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बस इसका कहने का मतलब इतना है। तो ये क्लियर है सब क्लोज का और खा। अब आते हैं क्लोज 25 पर। क्लोज 25 लोप, ओमिशन। ओमिशन मैंने आपको पहले भी बताया क्या था कि विधि जो कार्य करने के लिए कहे उसे ना करना ओमिशन लोप कहलाता है। जेलर की ड्यूटी है कि वो अपने संरक्षण में रहने वाले हर एक बंदी को भोजन समय से दे, लेकिन उसने एक बार भोजन नहीं दिया तो वो क्या हुआ? क्योंकि विधि ने उससे कहा कि हर एक को आप भोजन दो, उसने जो है भोजन नहीं दिया एक बार, तो क्या हुआ? वो उसने ओमिशन करा, उसने लोप करा। अब उसने एक बार भोजन नहीं दिया, 2 बार नहीं दिया, 4 बार नहीं दिया, 10 बार नहीं दिया, 15 बार नहीं दिया, तो उन्होंने ओमिशन क्या करा? भोजन नहीं दिया। तो वो भोजन एक बार ना दे या 10 बार ना दे, 20 बार ना दे, तो ये क्या होगा? लोपों की किसी आवली, एक ओमिशन या सीरीज ऑफ ओमिशन। तो वो 10 बार भोजन ना दे या एक बार ना भोजन दे, वो कहलाएगा ओमिशन ही। जब तक वो, जैसे मैंने आपको एक्ट के बारे में बताया था कि चाहे वो डंडे से एक बार मारे या 10 बार मारे, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा कि डंडे से मारा। और ऐसे ही भोजन नहीं दिया, चाहे वो एक बार ना दे चाहे 10 बार ना दे, जब तक वो इसे चेंज ना कर दे। क्लोज 26 व्यक्ति, पर्सन के अंतर्गत कोई कंपनी, संगम, व्यक्ति निकाय, चाहे वे निगमित मीन्स रजिस्टर्ड हो या नहीं, और नॉन रजिस्टर्ड। तो व्यक्ति के अंतर्गत एक कंपनी आ गई, संगम आ गया, व्यक्ति निकाय आ गया। कोई कंपनी है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया, तो जब उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस होगा तो उस कंपनी के नाम से होगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर उस कंपनी का कोई पर्सन कहीं बाहर जाकर मर्डर कर देता है तो क्या आप कंपनी के ऊपर सू कर सकते हो, केस कर सकते हो? नहीं। फिर उस पर्सन के ऊपर इंडिविजुअल मर्डर का केस लगेगा। लेकिन
अगर कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो समाज के लोक नीति के विरुद्ध है और एक अपराध है, तो कंपनी को कहां से लाओगे? आखिरकार कंपनी कोई चलाता तो कोई व्यक्ति है ना। तो जो व्यक्ति उस समय, जिस समय कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया, तो जो भी उस समय पावर में पर्सन था, जिसकी कंट्रोलिंग में कंपनी थी, जैसे डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चेयरपर्सन हो गए, उसे आप जो है उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दायरे में लाकर कंपनी के ऊपर केस चलाओगे। तो ये क्लियर है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और उसे चलाने वाला व्यक्ति उस कंपनी के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। वो कंपनी उसके एग्जीक्यूटिव रहने के दौरान अगर कोई अपराध करती है तो वो ही पर्सन उसके लिए दायित्व के अंतर्गत आएगा, जो आपका जो है कंपनी का सर्वे सर्वा है। 27 लोक, लोक मीन्स पब्लिक। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय आता है। लोक मीन्स पब्लिक। अब पब्लिक दो पर्सन अपने रूम में है, एक ने दूसरे को गाली दी, दूसरे ने पहले को गाली दी, तो वो कमरे में दोनों अकेले हैं और वहां पर थर्ड पार्टी कोई नहीं है। तो क्या आप कह सकते हो कि उनका जो आचरण है वो लोग के विरुद्ध, पब्लिक के विरुद्ध है, या उससे पब्लिक जो है हर्ट हुई? नहीं, क्योंकि वहां पर थर्ड पर्सन तो है नहीं, दो लोगों के बीच की बात है। लोग पब्लिक कब कहा जाएगा? जब कोई ऐसा कार्य, कोई ऑब्सीन एक्ट, कोई ऐसा ऑफेंस जो पब्लिक के बीच में करा जा रहा हो, पब्लिक प्लेस पर करा जा रहा हो, वहां पर प्रभावित होने वाला कौन होगा उस कार्य से? लोक मींस पब्लिक। तो यहां पर लोक का मतलब क्या है? वर्ग, समुदाय। वहां पर पब्लिक इससे डिनोट की गई है, वर्ग और समुदाय से। क्लोज नंबर 28 लोक सेवक। लोक ये ऊपर वाला आ गया और इसका सेवक, ऐसा सेवक जिसका इंटरेस्ट जो है पब्लिक के लिए है, जिसकी ड्यूटीज पब्लिक के लिए है, जो पब्लिक को डील करता है, जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स पर अपना काम करता है। मतलब लोक सेवक डेडिकेट किसके लिए है? लोक के लिए, पब्लिक के लिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या सरकारी कर्मचारी ही लोक सेवक होता है? 99% तो नॉर्मल है कि सरकारी कर्मचारी ही लोक सेवक होते हैं, लेकिन ये क्लोज आपको डिटेल में बताने वाला है कि लोक सेवक कौन कौन होते हैं, और कोई पर्सन अगर सरकारी भी नहीं है तब भी वो लोक सेवक की मान्यता रखता है, और उस दौरान वो अगर कोई अपराध करता है तो एज ए लोक सेवक उसे ट्रीट करा जाएगा, और उसके विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है तो जो है उसे एज ए लोक सेवक ही ट्रीट करा जाएगा। ए एक लोक सेवक है, ये कॉमन सिटीजन सी को मार पीट करता है इसके साथ। तो अब आप ये बताओ कि अगर ए ने सी के साथ मारपीट करी तो अपराध ज्यादा गंभीर माना जाएगा या नॉर्मल माना जाएगा? इसमें अपराध जो है नॉर्मल माना जाएगा। और अगर सी ए के साथ जो लोक सेवक है कोई अपराध करता है तो अपराध कैसा माना जाएगा? तब यहां एज ए लोक सेवक इसे प्रोटेक्शन है कि मारपीट की धाराएं तो सी पर लगेंगी ही लगेंगी,
और फिर लोक सेवक को मारने से संबंधित, सरकारी कार्य में बाधा डालने से मतलब बाधा डालने से संबंधित और सरकारी कार्य से लोक सेवक को रोकने से संबंधित बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा धाराएं गिफ्ट में मिलेंगी अगर सी द्वारा लोक सेवक के साथ मारपीट की जाएगी या उसके साथ कोई भी अपराध किया जाएगा। तो विशेष ट्रीटमेंट दिया गया है अपराध के क्राइटेरिया में लोक सेवक को एक कॉमन सिटीजन से ज्यादा। तो हम देखेंगे अब लोक सेवक। लोक सेवक से कोई लोक सेवक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी के अधीन आता है। नीचे उसने वर्णित कर दिया है कि लोक सेवक की कैटेगरी में कौन कौन आता है। का सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी मीन्स कमीशन्ड ऑफिसर। खा प्रत्येक न्यायाधीश जज, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णायक कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो यहां पर आ गया एक जज और एनी जज ऑफ बेंच। बेंच होती है ना जजों की, 2 जजों की बेंच, 3 जजों की बेंच, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की भी बेंच होती है, हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच। तो इस टाइप से जो बेंच होती है उसका एक भी जज है जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है न्याय निर्णय के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? लोक सेवक। चाहे वो सिंगल जज हो या बेंच का कोई जज हो, लोक सेवक कहलाएगा। गा न्यायालय कोर्ट का प्रत्येक अधिकारी जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते ये कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण, रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, किसी संपत्ति का भार संभाले, उस संपत्ति का व्ययन करे, किसी न्यायिक आदेशिका का निष्पादन करे, कोई शपथ ग्रहण कराए, निर्वचन करे, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किसी का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। तो इस वाले सब क्लोज में कोर्ट के मोस्टली सभी ऑफिसर कवर हो जाते हैं। समापक, रिसीवर, जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में होता है रिसीवर, कि जब तक 2 लोगों के बीच में विवाद चल रहा है तब तक उस प्रॉपर्टी को रिसीवर के पास दे दिया जाता है कि आप इसे अपनी संरक्षा में रखो जब तक इन 2 लोगों का डिस्प्यूट ऑफ नहीं हो जाता। कमिश्नर, कमिश्नर का आपने सुना होगा संभल की जामा मस्जिद का जिस समय कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था, तब कोर्ट ने एडवोकेट्स का एक पैनल बनाया था जिसमें विष्णु शंकर जैन थे और कुछ एडवोकेट्स थे।
तो उन्हें जो है जामा मस्जिद संभल में सर्वे करने के लिए भेजा था कुछ फैक्ट के लिए। तो वो किस पावर से गए थे? न्यायालय ने उन्हें सशक्त किया था एज ए लोक सेवक। अगर उनके साथ उस समय कोई भी घटना घटित होती तो जो अपराध उनके साथ कारित करते, मानो ऐसे ट्रीट किया जाता जैसे अपराध करने वाले ने किसी लोक सेवक के साथ अपराध किया हो। उस समय उनकी जो कैपेबिलिटी थी वो एक लोक सेवक की थी। तो वो कमीशन, क्योंकि कोर्ट हर मामले में खुद नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ऑब्जर्वेशन में एक कमीशन बनाए, कमीशन में कुछ अधिकारी रखे, कुछ एडवोकेट्स रखे और एक पूरा ग्रुप बनाकर उस स्पेसिफिक मामले में वो जांच करवाए। जो जो भी फैक्ट जो है विवादित है उनके बारे में वो जांच कराए और उसके आधार पर फिर वो अपना जो भी निर्णय ले। तो जो कमीशन जो बनाया गया उसमें जो प्राइवेट व्यक्ति आ रहे हैं, जो मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन उन्हें उस समय वो एक्ट करते समय जो न्यायालय ने उन्हें निर्देशित किया है, वो एक्ट करते समय वो लोक सेवक की ही कैपेबिलिटी रखते हैं और एज ए लोक सेवक ही उन्हें ट्रीट करा जाएगा। और उनके अगेंस्ट अगर कोई अपराध होता है तो वो अपराध भी एज ए लोक सेवक ही ट्रीट किया जाएगा। विधि के तथ्य या किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करें, कोई दस्तावेज बनाए, आपके स्टेनो होते हैं, क्लर्क होते हैं कोर्ट में, वो आ गए। संपत्ति का भार संभालें, उस संपत्ति का व्ययन करें। जैसे अभी बताया कि दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, तो कोर्ट जो है क्या करती है, एक रिसीवर बना देती है कि ये प्रॉपर्टी आप अपने पास रखो और प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसे कुछ जो है राइट्स दे दिए जाते हैं। अधिप्रमाणित करे दस्तावेजों को, साइंड करे। आपका जो है क्या कहते हैं, जो हमारी सर्टिफाइड कॉपीज हम निकलवाते हैं तो वो सिग्नेचर होके ही तो आती हैं, तो वो इन लोगों के द्वारा आती हैं। कि कोई शपथ ग्रहण कराए, न्यायालय की प्रोसीडिंग में, ट्रायल में शपथ ग्रहण करवाई जाती है। जब विटनेस के बयान टेस्टिमनी रिकॉर्ड कराई जाती है तब जो है उससे शपथ दिलवाई जाती है, तो वहां पर भी कोर्ट का कर्मचारी ही विटनेस से जो है शपथ दिलाता है। निर्वचन करे, न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, आपका कोर्ट मैनेजर हो गए हैं। इसमें इसकी वैकेंसीज आती हैं जिसमें आपको LLB प्लस MBA मांगा जाता है। अच्छी सैलरी देती है इस पोस्ट के लिए कोर्ट। प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया है। अगर न्यायालय भी इन कामों को करने के लिए कोई एक पर्सन को नियुक्त करता है तो वो भी लोक सेवक की ही श्रेणी में आता है। घा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला प्रत्येक असेसर पंचायत का सदस्य। असेसर मीन्स असिस्ट करने वाला, मदद करने वाला। जब भी गांव में कोई अपराध घटित होता है और पुलिस अपराधी को पकड़ने जाती है तो वो डायरेक्ट गांव में कभी नहीं घुसती है कि गए और दबिश दी और अरेस्ट करके लिया है ऑफेंडर को, जो भी एक्यूज्ड है, अपराधी है। वो क्या करती है, वो उस गांव के सरपंच से कांटेक्ट करती है, क्योंकि सरपंच के पास गांव के हर एक परिवार का, हर एक व्यक्ति का पूरा डेटा होता है कि कौन कहाँ रहता है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं। तो जो है पुलिस डायरेक्ट सरपंच से जो है कांटेक्ट करेगी और सरपंच फिर पुलिस को असिस्ट करेगा उस आरोपी को, अपराधी को पकड़ने के लिए। तो उस कंडीशन में सरपंच भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका लोक सेवक की। पंचायत का सदस्य हो गया वही जो मैंने बताया आपको, सरपंच। और जो असेसर जो पुलिस की सहायता करे उस समय, अगर उस समय उस अपराधी को अरेस्ट करने की प्रक्रिया में कोई हमला पुलिस पर हो जाता है, उसके साथ जो असेसर है सरपंच एज ए असेसर गया है वो पुलिस के साथ, और कोई हमला हो जाता है उसमें सरपंच भी घायल होता है, तो अपराध करने वाले के अगेंस्ट जो ऑफेंस लगेगा वो ऐसा ही लगेगा कि मानो उसने सरपंच को तो मारा लेकिन उस समय सरपंच की कैपेबिलिटी क्या थी,
लोक सेवक की, तो उसी तरीके से उसे ट्रीट करा जाएगा। डा, प्रत्येक मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय डिस्प्यूट ऑफ या रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। आप लोगों ने श्री राम फाइनेंस कंपनी का नाम सुना होगा, कई फील्ड में काम करती है श्री राम फाइनेंस। तो ये सब क्लोज उससे ही रिलेट करके बताता हूं मैं। प्रत्येक मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर जिसे बोलते हैं, या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा कोई मामला या विषय विनिश्चय मतलब डिसाइड डिस्प्यूट ऑफ करने के या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है, या तो न्यायालय ने किसी स्पेसिफिक मामले में किसी पर्सन को रिपोर्ट बनाने के लिए या एज ए आर्बिट्रेटर उसे नियुक्त किया है, मध्यस्थ बनाया है कि आप इन दोनों के बीच का जो है डिस्प्यूट उसे खत्म करो, तो वो लोक सेवक की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा, श्रीराम फाइनेंस कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी का जब भी उसके कंज्यूमर के साथ कोई डिस्प्यूट होता है, तो श्रीराम कंपनी अपने कस्टमर को बोलती है कि डायरेक्ट कोर्ट केस हम आपके अगेंस्ट करेंगे, उससे आपको ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए हमने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को अपना आर्बिट्रेटर बना रखा है, जिसके पास जुडिशियल डिस्क्रिशन है, न्यायिक विवेक है मामले को सुलझाने का। तो श्री राम जो है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं रिटायर्ड, उन्हें अपना आर्बिट्रेटर बनाती है अपनी कंपनी से संबंधित सभी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए। तो वहां पर वो जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है, वो जो है क्या कहलाएगा, लोक सेवक। वो अपना निर्णय सुना रहा है, किसी पर्सन ने उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, तो मानो ये अपराध ऐसा माना जाएगा कि आपने किसी लोक सेवक के साथ किया है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी भी लोक सेवक की होगी जो आर्बिट्रेटर है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वे किसी व्यक्ति को परिरोध करने या रखने के लिए सशक्त है। ईडी का नाम सुना होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सीबीआई सुना होगा, सीआईडी सुना होगा। क्या इनके पास अपने थाने होते हैं जहां पर ये अगर कहीं छापा मारने गए और किसी व्यक्ति से इन्हें पूछताछ करनी है, तो क्या इनके पास अपने पुलिस स्टेशन होते हैं या किस इस टाइप का कुछ होता है जहां पर वो उन्हें जो है परिरोध में रख सकें? लेकिन ये लोग अपने ऑफिस में भी उस व्यक्ति को जिससे पूछताछ करनी है उसे बिठालते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जबकि वहां पर कोई हवालात या जेल टाइप का कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपके इस वाले सब क्लोज में ईडी, सीबीआई, सीआईडी और इसके सिमिलर आपका इनकम टैक्स वाले हो गए के अधिकारी आ जाएंगे, और सब लोक सेवक है, क्योंकि उन्हें विदाउट पुलिस की हेल्प के भी अपने पास लोगों को परिरोध में रखने की पावर प्राप्त है। अच्छा, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की सूचना दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा,
का संरक्षण करें। इसमें कौन आ गया आपका? पुलिस आ गई। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम भी यही है ना, अपराधों का निवारण करना, अपराधों की सूचना उच्च अधिकारियों को देना, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करना, जो भी होता है उसका जो है कोर्ट में पेश किया जाता है अपराधियों को, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। लोक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा, पब्लिक प्लेस पर आप खड़े हो और किसी सरकारी संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पर क्या होगा? पुलिस ही तो एक्टिव होगी, पुलिस आपको उसके लिए रोकेगी, नहीं मानोगे तो संबंधित धाराओं में चालान करेगी, जो भी विधिपूर्ण जो भी एक्शन हो सकता है वो आपके खिलाफ लेगी। जा प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वे सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें, वे करें, सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण, संविदा करे, किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, राजस्व के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण रिपोर्ट करे, सरकार के धन संबंधी हितों को संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, अधिप्रमाणित करे, रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके। गैस करो इनमें कौन कौन आएगा? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें आपने सुना होगा कि ऑडिट की प्रक्रिया होती है, चाहे साल में एक बार हो, चाहे साल में 2 बार हो, वो जैसे भी सरकार ने तय कर रखा है। तो वहां पर क्या होते हैं? वहां पर सीए भी होते हैं और सीएस भी होते हैं, जो प्रोफेशनल डिग्री के लोग हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट ने अपने धन संबंधी मामलों में इन्वॉल्व कर रखा है। तो वहां पर वो किस कैपेबिलिटी से काम करने हैं? वो एक लोक सेवक के नाते वहां पर काम करेंगे। संपत्ति को ग्रहण करना, प्राप्त करना, रखें, वे करें, ऐसे कोई व्यक्ति नियुक्त करते आए कोई अधिकारी जो इस टाइप से संपत्ति को, एसेट्स से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर को समय सुलझाएं। और आपका सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण, संविदा करें, किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करें। राजस्व विभाग से संबंधित कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी नहीं होते, बट उन्हें वो काम राजस्व विभाग से ऐड होकर करना होता है, तो वहां पर वो किस हैसियत से काम करते हैं? लोक सेवक की हैसियत से। धन संबंधी किसी दस्तावेज को बनाए, प्रमाणित करें, रखें, या सरकार के धन संबंधी हितों के संरक्षण के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को, मतलब उल्लंघन को रोकें। झा प्रत्येक अधिकारी, जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वे किसी ग्राम, नगर, जिले के किसी पंथ निरपेक्ष सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करें, प्राप्त करें, रखें, व्यय करें, कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करें, कोई रेट, कर उद्ग्रहित करें, किसी ग्राम, नगर, जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करें या रखें। इसमें कौन आ गया? आपका ग्राम, नगर। इसमें आ गए आपके तहसील के कर्मचारी। ग्राम नगर की जमीनों के मैटर कौन देखता है? लेखपाल देखता है। यूपी में लेखपाल बोला जाता है, मध्य प्रदेश में पटवारी बोला जाता है। सामान्य प्रयोजन के लिए किसी संपत्ति को ग्रहण करें, पब्लिक पार्कों का संचालन कर सकते हैं, पब्लिक पार्किंग का संचालन कर सकते हैं, रखे व्यय करें, उससे रिलेटेड मैनेजमेंट आ गया, जो भी संपत्ति है उनके। कोई सर्वेक्षण या निर्धारण करें। आपने देखा होगा कि नगर निगम सर्वेक्षण भी करता है और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उसके अनुसार निर्धारण करता है। कोई रेट या कर उद्ग्रहित करें। नगर निगम आपसे हाउस टैक्स भी लेता है, वाटर टैक्स भी लेता है। किसी ग्राम, नगर या जिले के लोगों के अधिकारों का अभिनिश्चय करने के लिए कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करें। कोरोना के टाइम में नगर निगम द्वारा बहुत सारे जो है डायरेक्शंस जो है जनता के लिए निकाले गए थे, तो वो सब क्या हो गया? वो एज ए लोक सेवक है और लोक सेवक के नाते वो अपने इन कार्यों को कर रहे थे। नेक्स्ट है
प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा पद धारण करता है जिसके आधार पर वह निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, बनाए रखने, पुनरीक्षित करने के लिए निर्वाचन या निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है। इसमें टोटल इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर आ गए। देखा होगा आपकी वोटर लिस्ट को अपडेट करना, वोटर लिस्ट में वोटर को ऐड करना, रिमूव करना, मॉडिफाइड करना, और फिर जो है उस वोटर लिस्ट को जो है पब्लिक के लिए जो है पब्लिश करना कि आप इसे देख लो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। और फिर आपका निर्वाचन के किसी भाग को संचालित करने के लिए सशक्त है। टोटल इलेक्शन कमीशन आपके इसमें बीएलओ आ गए। बीएलओ तो सरकारी कर्मचारी होता है, और जब उसे इसमें इस काम में इन्वॉल्व कर देते हैं तो जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करता है, जो भी है। प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। तो यहाँ एक तो क्लियर है कि सरकार की सेवा में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या वेतन में है, सरकार से सैलरी ले रहा है, और ये जो है किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है। पारिश्रमिक और सैलरी अलग अलग चीजें हैं। सैलरी वो है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, और पारिश्रमिक जो है एक मुश्त राशि होती है जो उसे मंथली दी जाती है। तो इसमें क्या आ गया आपका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टेंडर बेस पर लॉ क्लर्क रखती है जो रिसर्चर होते हैं, तो उन्हें वो क्या देती है, पारिश्रमिक पाता है। लेकिन वो सरकारी नहीं है, टेंडर बेस पर है, संविदा पर है, लेकिन वो जब तक वहां पर काम कर रहा है तो वो जो है लोक सेवक के नाते ही है, और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो लोक सेवक की रहेगी। साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 3 के खंड 31 में यथा परिभाषित किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी केंद्रीय राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम की या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड 45 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में है। इसमें एग्जाम्पल आ गया, बीएसएनएल का कोई कर्मचारी हो गया, आपका एमटीएनएल हो गया, एमटीएनएल का कर्मचारी, और आपका एनटीपीसी हो गया। जितने भी सरकारी कंपनीज हैं उसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो सब लोक सेवक हैं। अब यहाँ इसने एक स्पष्टीकरण दिया है, इस खंड में किए गए वर्णनों में से किसी के अधीन आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं, चाहे वे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हों या नहीं। ये बात हमने अभी अच्छे से पढ़ ली है कि बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए गए हैं, बट वो एज ए लोक सेवक काम कर रहे हैं। खा, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है। इसे समझो। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो लोक सेवक के ओहदे को वास्तव में धारण किया हुआ है, मतलब वो लोक सेवक है, लोक सेवक की पोस्ट में वो है, चाहे उस ओहदे को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी ही विधिक त्रुटि हो, लोक सेवक है। एक पुलिस एसआई जिसे दरोगा बोलते हैं, उससे कोई विवेचना गलत हुई या उसे
अपनी सर्विस करते समय उससे कोई ऐसी त्रुटि हुई जिसके कारण उसे जो है सस्पेंड कर दिया गया, तो सस्पेंड होने के बाद जो भी कार्यवाही विभागीय या जेसीबी उसके अगेंस्ट चल रही है, उस दौरान भी वो पद से मुक्त नहीं माना जाएगा, वो लोक सेवक ही माना जाएगा। भले से उसका जो वेतन है वो आधा उसे मिल रहा हो, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो उस समय भी त्रुटि करने के बाद भी सर्विस में वो लोक सेवक की ही रहेगी। बस इसका मतलब इतना सा है। निर्वाचन जो अभी हमने लास्ट जो इलेक्शन कमीशन वाला पढ़ा उसे इसने जो है इलेबोरेट कर दिया। निर्वाचन से किसी विधायी, नगर पालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन से कोई निर्वाचन अभिप्रेत है, चाहे वे कैसे ही स्वरूप का हो, जिसके लिए चयन करने की पद्धति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा है, उसके अधीन है। सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस किया बताया है इसमें, चाहे वो आपका विधायी हो, नगर पालिका हो या अन्य लोक प्राधिकारियों का हो। अब एक इसमें जो है इलस्ट्रेशन दिया है, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है, जिसे बोला जाता है म्युनिसिपल कमिश्नर। क्लियर कर दिया, नगर पालिका आयुक्त लोक सेवक है। क्या विधायक लोक सेवक है? क्या सांसद लोक सेवक है? कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में डाउट जरूर होगा इस बात को लेकर कि यार विधायक तो बड़ी पावरफुल पोस्ट है, सांसद तो एक बहुत पावरफुल पोस्ट है, तो क्या वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं? वो लोक सेवक नहीं है। इसमें केस लो देख लो, RS नायक वर्सेस AR अंतुले। इस केस में स्पष्ट किया कि विधायक लोक सेवक नहीं है। अब विधायक के सिमिलर सांसद होता है, तो सांसद भी लोक सेवक नहीं है। अब एक क्वेश्चन यह आता है, क्या मुख्यमंत्री लोक सेवक है? नेता मत समझना मुख्यमंत्री को, वो एक ऐसे पद पर है जो एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री जो है वो लोक सेवक है। CM लोक सेवक होता है। अब नेक्स्ट देखें, क्लोज सब क्लोज 29। विश्वास करने का कारण। देखो ये शब्द जितने भी डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2 में, इनसे पाला पड़ने वाला है आगे को BNS में, इसलिए बहुत फोकस्ड होकर इन सब चीजों को समझना, ताकि ये शब्द जब भी आए तो आप समझ जाओ कि आखिर सेक्शन का कहने का मतलब क्या है। विश्वास करने का कारण, कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है। मेरे पास
एक पर्सन आईफोन 15 लेकर आया, सेल करने के लिए उसने ऑफर करा कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, रियल इंसिडेंट नहीं है। मेरे पास एक पर्सन आईफोन 15 लेकर आया, उसने मुझे ऑफर करा सेल के लिए। अब उस समय उस आईफोन 15 की कीमत है 1.25 लाख और जो है मुझे वो दे रहा है 25,000 में, और मैंने ले लिया। अब बाद में पता लगी कि वो मोबाइल जो है चोरी का था। केस हुआ और जो है पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया फोन कहां पर है, किसके पास है। तो कोर्ट में अगर मैं ये डिफेंस दूं कि साहब 25,000 का मुझे मिला, मुझे तो ऐसा लगा कि ये बिल्कुल फ्रेश है और ये किसी चोरी वगैरह का नहीं है, तो जो है मेरे पास सब विश्वास करने का कारण था, तो इसलिए मैंने 25,000 रुपए में ले लिया कि ये चोरी का नहीं है। तब कोर्ट ये भी तो कहेगी ना कि 1.25 लाख का फोन तुम्हें कोई 25,000 में बेचने आया है, तो क्या तुम्हारे दिमाग की घंटी नहीं बजी थी कि 1.25 लाख का फोन कोई 25,000 में देगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए आपकी हम इस बात को डिनाई करते हैं कि आपके पास विश्वास करने का कारण था कि ये फोन चोरी का नहीं है, तो वो डिफेंस में नहीं दे पाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल से मैंने क्लियर कर दिया, और अपने दिमाग में भी आप इस बात को इसी एग्जाम्पल से सेट करना कि 25,000 का मोबाइल कैसे दे देगा, कोई विश्वास कर लेगा कि 1.25 लाख का फोन कोई 25,000 का आपको ऑफर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डाउट होगा ना उस फोन के साथ, चाहे वो चोरी का हो या किसी ऑफेंस में इंक्लूड हो। तो इसे सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि विश्वास करने का कारण रखता है, ये तब कहा जाता है जब वे उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण रखता है। तो जो चोरी वाला एग्जाम्पल दिया उसमें कोई कारण पर्याप्त रखने का कोई था ही नहीं। विश्वास करने का कोई कारण था कि 1.25 लाख का मोबाइल कोई 25,000 का देगा? ऑब्वियसली कभी भी नहीं मिलेगा नंबर 1 का मोबाइल। सब क्लोज 30 विशेष विधि, स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ वही है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है। जैसे यूपी में आपका गोवध अधिनियम हो गया, आपका यूपी गैंगस्टर एक्ट हो गया। विशेष तरीके के अपराधों को ट्रीट करने के लिए जो भी विधि बनाई गई है वो विशेष विधि कहलाती है। सब क्लोज 31, मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति से ऐसा कोई दस्तावेज अभिप्रेत है, डॉक्यूमेंट, जो ऐसा दस्तावेज है या होना तात्पर्य है या उसे ऐसा माना गया है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह भी स्वीकृत करता है कि वे विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता। सिंपल सी भाषा में कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो विधिक अधिकार देता हो, सृजित करता हो, विस्तृत करता हो, अंतरित करता हो, निर्बंधित करता हो, निर्वापित करता हो, किया जाए या छोड़ा जाए, और किसी पर्सन के पास है और वो पर्सन जो है उस दस्तावेज के अनुसार कोई विधिक दायित्व रखता हो, तो ऐसे दस्तावेज को क्या कहेंगे हम? मूल्यवान प्रतिभूति। में कोई पर्सन, ए नाम का पर्सन अपनी वसीयत लिख जाता है अपनी परिवारजनों के लिए, तो वो एक मूल्यवान प्रतिभूति है। क्यों? क्योंकि उसने उस वसीयत के द्वारा अधिकार, अपनी प्रॉपर्टी के अधिकार अपने परिवारजनों को ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जैसा कि इसमें भी है विधिक अधिकार देना, तो उसमें विधिक अधिकार अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उस पर्सन ने अपनी फैमिली को ट्रांसफर किए हैं, तो वसीयत क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति है। दूसरा, क्या आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट मूल्यवान प्रतिभूति है? वो अगर कहीं किसी को पड़ी भी मिल जाती है तो वो सोचता है मेरे किस काम की है, जिसकी है उसे ही लौटा दूं। तो बहुत से ऐसे केस होते हैं ना, हमारे पास भी लगते, तो हम भी किसी को पोस्ट से भेज देते हैं कि भाई किसी के काम की, किसी की पूरी लाइफ की जो है उसके लिए तो कमाई है। तो जो मार्कशीट है वो मूल्यवान
प्रतिभूति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा आप किसी को अधिकार नहीं दे रहे, कोई पावर नहीं दे रहे, या कुछ सृजित नहीं कर रहे, या आप निर्बंधित निर्वापित कुछ नहीं कर रहे, तो वो एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। इसका एक दृष्टांत दिया है इसे समझने के लिए। का एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन, पीठ पर नाम लिखा, उसे बोला जाएगा पृष्ठांकन। का प्रभाव किसी व्यक्ति को, जो पृष्ठांकन है वो किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो, उस विनिमय पत्र पर का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। पृष्ठांकन के द्वारा का ने उस विनिमय विपत्र के पीछे जो पृष्ठांकन किया है और लिख दिया है जो भी उसका विधिपूर्ण धारक होगा, का के पास से वो विनिमय पत्र निकलने के बाद जिसकी भी लीगल कस्टडी में जाता है, जो भी उसका लीगल होल्डर होता है, उसे जो है का द्वारा एक अधिकार अंतरित कर दिया गया है, इसलिए ये जो है एक मूल्यवान प्रतिभूति है। सब क्लोज 32। जलियान, जलियान से कोई चीज अभिप्रेत है जो मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, वेसल, जलयान जो मानव को भी जल मार्ग से परिवहन करता है, संपत्ति को भी करता है। 33 स्वेच्छया, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है। स्वेच्छा मीन्स अपनी स्वयं की इच्छा, इसे कहते हैं स्वेच्छा, वॉलंटरी। ये तब कहा जाता है जब उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है, ये तब कहा जाता है जब वे उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, इंटेंशन, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय जानता था, ये विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। ए का बी से कुछ लड़ाई झगड़ा है। अब ए का ए और बी रास्ते में मिलते हैं, उस लड़ाई झगड़े के संबंध में फिर बात आगे बढ़ जाती है। ए जाता है घर पर और एक धारदार हथियार उठाता है और बी को ढूंढ के बी को जो है लहूलुहान कर देता है। तो जब ए ने वो घर पर जाकर जब धारदार हथियार उठाया था, तब उसका आशय तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया था कि मुझे बी को नुकसान पहुंचाना है। तो धारदार हथियार द्वारा बी को जो उसने चोट पहुंचाई है वो कहलाई जाएगी स्वेच्छया। ए की पूरी इच्छा थी कि धारदार हथियार से मारकर बी को लहूलुहान करूंगा, तो इसमें उसने जो कार्य किया है स्वेच्छा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो पहला पॉइंट, ए ने बी को धारदार हथियार से मारा और कई बार मारा और पूरे आशय से मारा और इस तरीके से मारा कि वो जिस प्रकार की क्षति चाहता था बी को पहुंचानी वो भी उसने पहुंचाई। तो एक कंप्लीट सीरीज उसकी हो गई और उसके अनुसार ये ए द्वारा किया गया कार्य स्वेच्छा कहलाएगा। और या फिर एक एग्जाम्पल, मेरे पास एक केस आया था मेरी कोर्ट प्रैक्टिस में, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा विक्टिम का। एक विक्टिम 18 साल से ऊपर की एक लड़की थी जो मैरिड थी। उसका घर पर अपनी ससुराल में ससुराली जनों से कुछ लड़ाई झगड़ा होता है। अब उसका देवर भी आता है, उस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है। अब लड़ाई इतनी बढ़ जाती है बातों बातों में कि उसका देवर
किचन में से जाता है और बड़े साइज का एक चाकू निकाल कर लाता है और उस लड़की के पेट में कई बार जो है चाकू मारता है, लड़की मर जाती है। तो इस केस में क्या कहा जाएगा कि जब वो किचन में गया, उसने चाकू उठाया, तो क्या उसे पता नहीं था कि अगर मैं ये चाकू सामने वाले के मारूंगा कई बार तो वो मर सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो पहला वाला एग्जाम्पल था वो यहां तक सेट था। जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, देवर द्वारा चाकू से लड़की को मारना, उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय ये जानता था या ये विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। चाकू से जब वो, उसे पता है कि इतना बड़ा चाकू किसी के पेट में मारूंगा तो वो मर सकता है, उसे बहुत गंभीर क्षति पहुंच सकती है, कारण रखता था ना इस बात का। तो क्या कहा जाएगा कि ये कार्य उसने स्वेच्छया करा है, उसकी इच्छा ही ये थी कि मुझे आज चाकू से इसे जो है मारना ही है। तो ये स्वेच्छया कहलाएगा कि उसकी स्वयं की इच्छा थी। एक इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। का लूट को सुकर, सुकर मतलब आसान बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए घर में रात में आग लगाता है। इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वे दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वे ये जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छया मृत्यु कारित की है। का ने इस पर्पज से घर में आग लगाई कि घर के सभी सदस्य जो है, मेंबर जो है, भाग जाएंगे और का अपने आराम से उस घर में घुस के, उसने पहले से रेकी कर रखी होगी किस रास्ते से घुस के मैं अपनी लूट के अपराध को इजी बना सकता हूं। तो का जो है आग लगाता है इस विश्वास के साथ कि सब लोग जो है भाग जाएंगे। और जबकि नॉर्मल पर्सन के माइंड से अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर किसी के घर में आग लगाओगे तो उससे कुछ तो क्षति होगी, कुछ तो नुकसान पहुंचेगा, चाहे वो मानव को पहुंचे या किसी संपत्ति को पहुंचे। तो का ने तो आग लगाई और आग का परिणाम वो जानता था। अब 7 सदस्य थे, एक सदस्य सोता रहा, 6 भाग गए और वो मर गया जो अंदर था। तो का के पास ये डिफेंस रखना बेकार है कि जो है कि वे दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है। यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित करी है। आग लगा रहा है भाई किसी के घर में रात को, तो हो सकता है कि कोई मर जाए। तो अगर कोई मर गया उसके बाद तू चाहे कितना दुख दे ले, जब आग लगा रहा है तो जाहिर सी बात है किसी को तो क्षति पहुंचेगी, चाहे वो मानव हो चाहे संपत्ति हो। तो ये माना जाएगा कि का ने स्वेच्छया कार्य करा है। 34 बसियत। बसियत मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, विल कोई बसियती दस्तावेज अभिप्रेत है। 35 महिला से किसी आयु की मानव नारी, फीमेल। 36 सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति भेद रूप से हकदार ना हो। मैंने आपको अपनी पोजीशन में रख के एक मोबाइल का उदाहरण दिया था कि कोई पर्सन आता है मेरी कंसेंट लिए बगैर, वो जो है क्या करता है मेरे मोबाइल को उठाता है विदाउट मेरे कॉग्निजेंस में डाले, विदाउट मेरी कंसेंट लिए, और जाकर किसी को बेच देता है 10,000 का। तो वो जो 10,000 उसने जो मोबाइल को बेचकर लिए हैं वो क्या कहलाएगा? सदोष अभिलाभ। क्यों? क्योंकि वो विधि विरुद्ध साधनों द्वारा उसने ऐसा करा, विधि विरुद्ध कार्य द्वारा ऐसा करा कि वो मेरी कंसेंट के बगैर मेरा जो है फोन उठाकर ले गया, बेच दिया, उससे जो लाभ हुआ वो सदोष हुआ, क्योंकि दोषपूर्ण कार्य द्वारा उसने जो है ये लाभ कमाया है। 37 इसका उल्टा हो जाएगा, सदोष हानि
से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। मैं अपने मोबाइल का हकदार हूं, विधि के अनुसार मोबाइल मेरा है, बिल मेरे नाम से है, और दूसरे व्यक्ति ने क्या करा, विधि विरुद्ध साधनों से मेरा मोबाइल ले गया और उसे बेच दिया। तो उससे जो हानि उठाई वो किसने उठाई? वो तो मैंने उठाई ना। तो वो क्या कहलाएगी? सदोष हानि। क्यों? क्योंकि वो एक दोष के कारण, दोषपूर्ण कार्य के कारण मुझे हुई है। उस हानि का मैं हकदार नहीं हूं, क्योंकि मोबाइल तो मेरा है, मेरे नाम से बिल है, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे हानि किसी के कार्य द्वारा पहुंची, तो और वो एक दोषपूर्ण कार्य के द्वारा पहुंची है, तो जो है वो मेरे लिए सदोष हानि कहलाएगी। और उस हानि को मैं उठाया हूं क्योंकि मैं उस एसेट्स का वैध रूप से हकदार था, लेकिन मैंने जो हानि उठाई वो एक दोषपूर्ण कार्य के कारण हुई, इसलिए वो सदोष हानि कहलाएगी। 38, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, ये दोनों को कंबाइन कर दिया है यहां पर। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जब वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है। मैंने जो मोबाइल का आपको अभी उदाहरण दिया, उसने मोबाइल अपने पास रख लिया, और तब भी जब वह सदोष अर्जन करता है, उसने मोबाइल बेच दिया, उससे क्या हुई? उसकी अर्निंग हुई, तो उसे क्या कहेगा? सदोष अर्निंग कही जाएगी। वो दोषपूर्ण अर्निंग है, तो सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, ये तब कहा जाता है जब उसे किसी संपत्ति के से सदोष अलग रखा जाता है। मेरा मोबाइल था, किसी पर्सन ने मेरा मोबाइल लेके चला गया, तो मुझे मेरी संपत्ति से अलग कर दिया ना, तो मेरे लिए वो क्या कहलाएगी? वो सदोष हानि कहलाएगी। और तब भी जब उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है, उसने अपने पास रख लिया और फाइनली उसने किसी और को बेच के मुझे मेरी संपत्ति से पूरी तरीके से वंचित कर दिया, तो जो है ये वाली कंडीशन वहां पर लागू हो गई। ये वो अपनी, जो बंदा मेरा मोबाइल लेके गया अपनी पोजीशन में रखे, क्योंकि उनने मोबाइल से मुझे अलग कर दिया, और जब उसने किसी और को बेच दिया, तो जो है मुझे पूरी तरीके से मेरे मोबाइल से वंचित कर दिया। 39, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, इसमें मतलब भारतीय न्याय संहिता में, इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट हो गया आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। कुछ शब्द जो आईटी एक्ट, बीएनएसएस के इस भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन नहीं है, तो वो शब्द जब भी आएंगे तो हम उनका अर्थ वही लगाएंगे जो आईटी एक्ट में और बीएनएसएस में उनका अर्थ दिया गया है। ये सिंपल है। अब आता है सेक्शन 3, और सेक्शन 3 जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। और जो है, जो आज का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बार बार देख लेना कोई डाउट हो, क्योंकि मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि आपका ये जो है सेक्शन 2 बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर आपको मैं क्लियर कर दूं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो है, अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 3 जो है वही अपने टॉपिक ब्रेकिंग मेथड से पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाकर। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।